स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे हम। भारत की नदियाँ, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, भारत की नदियाँ। और इस टॉपिक के अंदर हमने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। इसके 3 सब पार्ट थे। फर्स्ट, सिंधु नदी तंत्र। ये वाला हमने पढ़ लिया। और सेकंड नंबर था गंगा नदी तंत्र, वो हम पढ़ रहे हैं अभी। और फिर सी नंबर पार्ट होगा इसका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये 3 हमने पार्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ चुके हैं सिंधु नदी तंत्र, बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अब गंगा नदी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये स्टेट कौन कौन से हैं। तो ये स्टेट कौन सा है? स्टेट का नाम है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड है। और ये स्टेट का नाम क्या है? इसका नाम है उत्तर प्रदेश। और ये वाला स्टेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है बिहार। और ये वाले स्टेट का नाम क्या है? तो ये याद रखना, झारखंड। झारखंड। और ये वाला स्टेट कौन सा है? तो ये हमारे भारत का ही स्टेट है, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये वाला क्या है? तो ये वाला देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, ये हमारी मोटी मोटी बातें हैं। अब इसी से स्टार्ट होता है गंगा नदी तंत्र। उत्तराखंड स्टेट से स्टार्ट होता है हमारा गंगा का सारा वर्णन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में बात करने से पहले आपको 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पहली भागीरथी या अलकनंदा। ठीक है, पहली नदी हम पढ़ेंगे अलकनंदा और एक पढ़ेंगे हम भागीरथी। ठीक है, इन दोनों से मिलकर के जिस नदी का निर्माण होता है उसी का नाम क्या है? गंगा नदी। ठीक है, सबसे पहले हम अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा, ये 2 नदियाँ पढ़नी पड़ेगी सबसे पहले। अब याद रखना है, अलकनंदा है वो नदी है, उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में एक हिमनद पाया जाता है। ठीक है, बद्रीनाथ के निकट इस हिमनद का नाम है, यानी ग्लेशियर पाया जाता है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? तो इसका नाम है संतोपथ हिमनद। ठीक है, ये कहाँ है? तो बद्रीनाथ जो उत्तराखंड के अंदर है उसके नज़दीक है। ठीक है,
संतोपद हिमनद ये उत्तराखंड के अंदर है और यहाँ बद्रीनाथ के निकट है ये। बद्रीनाथ जो उत्तराखंड के अंदर स्थल है उसके निकट ही ये हिमनद है जिसका नाम है संतोपद हिमनद। ठीक है, यहाँ से ठीक है 2 नदियाँ निकलती हैं, सुनना ध्यान से। इस हिमनद से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा, विष्णु गंगा। ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। कौन कौन सी, नाम याद रह जाएगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है तो याद रखना धौली गंगा। और इसका नाम क्या है तो इस नदी का नाम है विष्णु गंगा। ठीक है, ये इस हिमनद से निकलती है दोनों नदियाँ। ठीक है, नदी धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी ये इस हिमनद से निकलती है। इसने निकलने के बाद इसके बाद की बात करते हैं अपने, तो इस हिमनद से निकलने के बाद जो नदी बनती है इन दोनों से उसी का नाम क्या है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी। अब अलकनंदा नदी है ना, इसमें आकर के 3 नदियाँ मिक्स होती हैं, 3 नदियाँ मिक्स होती हैं इसमें आकर के। ठीक है, एक तो है नंदाकिनी, इधर से आकर के मिलती है इसके अंदर, ये नंदाकिनी है। उसके बाद में ठीक है, नंदाकिनी के बाद आती है पिंडार नदी। पिंडार नदी आकर के मिलती है। और ठीक है, नंदाकिनी, पिंडार नदी और फिर आके मिलती है मंदाकिनी या काली गंगा नदी। ठीक है, ये वाली आकर के मिलती है यहाँ पे। तो इसका नाम क्या है, याद रह जाएगा, इसका नाम क्या है तो इस नदी का जो नाम है वो है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी। ठीक है, नंदाकिनी नदी। और ये कौन सी नदी है तो इसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी। और यहाँ ये नाम है, ये कौन सी नदी है तो इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी। और ये वाला देश जो है वो है नेपाल। ठीक है, मंदाकिनी। और जिसका दूसरा नाम क्या है, काली गंगा। काली गंगा। तो याद रह जाएगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, मंदाकिनी। ठीक है, ये इस तरफ से आकर के मिलती है। अब ये कौन सी नदी है जिसमें आकर के मिल रही है तो इसका नाम क्या है, इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, ये इसका नाम है, अलकनंदा नदी। ठीक है, अब इसमें एक इधर से आकर के एक नदी मिलती है अलकनंदा में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम याद रखना, इस तरीके से आकर के ये मिलती है यहाँ। ठीक है, यहाँ आकर के मिलती है। तो इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। ठीक है, तेलंगाना नदी। ये वाली कौन सी नदी होगी, ये वाली होगी भागीरथी नदी। इसका नाम है भागीरथी। ठीक है, ये भागीरथी नदी होगी। और ये कहाँ से निकलती है
तो एक हिमनद से निकलती है जिसका नाम है, इसका नाम है गोमुख हिमनद, गोमुख हिमनद। इससे निकलती है ये भागीरथी नदी। और ये कहाँ है, तो ये याद रखना गंगोत्री एक स्थान है उत्तराखंड का, उसी के निकट है ये, ठीक है, ये उसी के निकट है, गंगोत्री के निकट है। अब इस भागीरथी नदी के अंदर एक नदी और आकर के मिलती है, ठीक है, एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम क्या है, ये जो नदी आकर के मिल रही है इस नदी का नाम क्या है, तो याद रखना इसका नाम है भिलंगाना नदी, भिलंगाना नदी, भिलंगाना नदी। इस नदी का नाम क्या है, तो याद रखना भिलंगाना नदी, ठीक है, ये वाली है। और ये जहाँ पर आकर के मिलती है वहाँ पे एक बांध बना हुआ है, बांध बना हुआ है, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, बड़ा सा बांध बना हुआ है। जिस बांध का नाम क्या है, तो याद होगा आपको भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध बना हुआ है। इसका नाम क्या है, तो याद रखना इस बांध का नाम क्या है, तो टिहरी बांध बना हुआ है यहाँ पे, टिहरी बांध, जहाँ पे भिलंगाना नदी और भागीरथी नदी आपस में मिलते हैं, वहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। और कितने मीटर ऊंचा है, तो 260.5 मीटर ऊंचा टिहरी बांध बना हुआ, ठीक है। ये थी महत्वपूर्ण बात। अब भिलंगाना नदी इसमें भागीरथी में मिल जाती है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल करके, ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो किस नदी का निर्माण करती हैं, तो ये वाली नदी है अपनी गंगा। समझ में आ रही है बात। ये दोनों नदियाँ मिल करके जिस नदी का निर्माण करती हैं उसी का नाम क्या है, गंगा। ये वाली गंगा कहलाएगी। अब आगे समझ में आ रही है बात। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिल करके जिस नदी का निर्माण करती हैं वो है गंगा नदी। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि केदारनाथ, आपने नाम सुना होगा केदारनाथ, वो ठीक है मंदाकिनी नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे है। कौन सा धाम, तो केदारनाथ धाम, ठीक है, केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ धाम यहाँ पे मंदाकिनी या काली गंगा नदी के किनारे है। ये महत्वपूर्ण बात थी। गंगा नदी कहाँ से कैसे उद्गम होता है ये सारा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है किसमें, अलकनंदा में। तो ये कहाँ आकर के मिलती है, ये हमें इस स्थानों के बारे में पता होना चाहिए, कौन से स्थान पर आके ये मिलती है। और पिंडार नदी आकर के अलकनंदा में गिरती है, तो कौन से स्थान पर गिरती है, ये स्थानों के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो अब आपको ये जो सबसे पहले बात करते हैं अपने, तो नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी है वो, ये वाला स्थान कौन सा है, ये वाला स्थान कौन सा है, तो वो नंदाकिनी नदी है। वो कहाँ मिलती है अलकनंदा में जाकर के, तो वो नंद प्रयाग, यहाँ पे एक स्थान है नंद प्रयाग, वहाँ जाकर के ये इसमें मिल जाती है। नंद प्रयाग नामक स्थान पर ये आकर के मिल जाती है, ठीक है। और पिंडार नदी, पिंडार नदी कहाँ पे मिलती है आकर के अलकनंदा में, तो यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, वहाँ आकर के ये इसमें मिल जाती है। और जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा में मिलती है कौन से स्थान पर, तो यहाँ पे एक स्थान है रुद्रप्रयाग, वहाँ जाकर के ये इसमें मिल जाती है। ये आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, ठीक है। अब अलकनंदा के बारे में थोड़ी सी और बातें बताता हूँ मैं आपको।
दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा अपना, ठीक है। यह नदी दो नदियों के आपस में मिलने से निर्मित होती है, बनती है, ठीक है। दो नदियों के आपस में मिलने से निर्मित होती है। कौन सी? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा, दोनों से मिलकर के बनी है, ठीक है। दोनों का संगम होता है वो एक स्थान पर होता है जिसका नाम क्या है? तो विष्णु प्रयाग या जोशीमठ। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे याद रखना, इन दोनों के संगम वाला स्थान है वो क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग या जोशीमठ, जोशीमठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ इसका संगम हो रहा है दोनों नदियों का आपस में, जो धौली गंगा और विष्णु गंगा है। अब अंततः क्या है? अलकनंदा है वो में आगे बढ़ते हैं तो नंद प्रयाग नामक स्थान आता है। नंद प्रयाग नामक स्थान आया। नंद प्रयाग नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी आकर मिलती है, और कर्ण प्रयाग स्थान पर पिंडार नदी आकर मिलती है, और मंदाकिनी या काली गंगा रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर आकर के मिलती है, ठीक है। अब जो मंदाकिनी नदी है उसी के किनारे क्या है? तीर्थ स्थल है उत्तराखंड राज्य का जिसका नाम केदारनाथ है, वो स्थित है। अंततः क्या हो जाता है? देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिल जाती हैं। अब ये जो देवप्रयाग यहाँ पे स्थान है जहाँ पे ये मिल रही हैं, वो याद रखना, यहाँ आकर के दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, तो इसका नाम क्या है? तो याद रखना देवप्रयाग नामक स्थान पर ये दोनों नदियाँ आकर के मिल जाती हैं, बस ये याद रखना। देवप्रयाग नामक स्थान पर ये दोनों नदियाँ आकर के मिल जाती हैं, ठीक है। ये देवप्रयाग है। कौन सी आकर के मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा। अब भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड राज्य से होता है। और कहाँ से होता है? उत्तराखंड राज्य के गणगोत्री के निकट एक हिमनद है जिसका नाम है गोमुख हिमनद, वहाँ से होता है। और ये आगे चल करके आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे, तो इसमें आकर के भिलंगाना नदी मिलती है, और वहाँ उसी स्थान पर इस नदी के ऊपर, भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी नामक स्थान पर ही हुआ है ये टिहरी बांध, टिहरी नामक स्थान पर ही टिहरी बांध बना हुआ है। अब टिहरी बांध है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 260.5 मीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए भागीरथी और अलकनंदा है वो देवप्रयाग नामक स्थान पर दोनों आपस में मिल जाती हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया। और ये दोनों मिल करके किसका निर्माण करती हैं? तो गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी क्या है? उत्तराखंड के जो ऋषिकेश हैं और हरिद्वार है, उन दोनों नगरों से बहती है। उत्तराखंड के दो प्रसिद्ध नगर है जिसका नाम क्या है? तो ऋषिकेश और एक नाम और कौन सा है? तो याद रखना हरिद्वार। इनसे होकर के ये बहती है गंगा नदी यहाँ से, ठीक है। ये गंगा बनने के बाद ना, जब नदी बन जाती है उसके बाद में आते हैं ये ऋषिकेश और हरिद्वार, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे गंगा का उद्गम हुआ और हमने देख भी लिया ये सारा। और मेरे हिसाब से आपको याद भी रह जाएगा, ये वाली नदी कौन सी थी? पिंडार नदी थी। पिंडार नदी कहाँ जा कर के मिलती है? कर्णप्रयाग के अंदर मिलती है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी है वो दो नदियों के आपस में मिलने से बनती है। कौन कौन सी नदियों के मिलने से बनी हुई है? भागीरथी और अलकनंदा से, ठीक है। इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? तो उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर। अब यहाँ से ये क्या होती है? यहाँ से निकल के ये जो गंगा नदी है, ठीक है, वो यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के गंगा नदी कहाँ जाती है? तो उत्तर प्रदेश की ओर जाती है। उत्तर प्रदेश में आ गई गंगा नदी। उत्तर प्रदेश से ये जाती हैं किसके पास? तो उत्तर प्रदेश से के बाद में ये बहती है अपने उत्तर प्रदेश के बाद में ये बहती है बिहार, ठीक है, बिहार, फिर झारखंड, और फिर बाद में पश्चिम बंगाल से होते हुए, ठीक है,
पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बंगाल जो होता है ना, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। लेकिन किस देश से बहते हुए, याद रखना बांग्लादेश से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे गिरती है तो यहाँ पे डेल्टा बनाती है, इस तरीके से शाखाओं में विभक्त हो जाती है, इस तरीके से डेल्टा बनाती है ये। ठीक है, ये था हमारी गंगा नदी। गंगा नदी इस तरीके से बहती है। ठीक है, अब ये अंततः क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये याद रखना, कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। ये क्या है, तो ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब इसका ना याद रखना, बांग्लादेश के अंदर इस नदी का नाम क्या है, गंगा नदी का नाम है, बांग्लादेश के अंदर है पद्मा। पद्मा, ठीक है, पद्मा नाम है। ठीक है, और हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, जमुना। जमुना, ठीक है, याद रखना, जमुना। और यहाँ पे आगे ब्रह्मपुत्र नदी भी मिलती है यहाँ से, यहाँ लगभग इसी एरिया के अंदर। जैसे यहाँ से मान लो ये ब्रह्मपुत्र नदी आके मिली, तो अब ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा का नाम दिया जाता है ब्रह्मपुत्र। और गंगा दोनों संयुक्त मिल जाती हैं तो मेघना नाम दिया जाता है, इसका नाम मेघना बन जाता है यहाँ पर, मेघना। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इधर से आएगी ये, इसमें आगे पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उसके अंदर। ठीक है, अब एक ना पश्चिम बंगाल के अंदर ही ना इस नदी की एक शाखा निकलती है। किसकी, गंगा की एक शाखा पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, हुंगली नदी। हुंगली नदी पश्चिम बंगाल के अंदर एक शाखा निकलती है जिसका नाम क्या है, हुंगली नदी। हुंगली, ठीक है, हुंगली नदी पश्चिम बंगाल के अंदर भी एक शाखा निकलती है, जिसे गंगा की एक शाखा निकलती है जिसका हुंगली नदी के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी नदी है, तो हुंगली, याद रखना, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये अपनी हुंगली नदी है। ठीक है, हुंगली नदी। और ये कौन सी है, तो गंगा। इंडिया के अंदर गंगा जाना जाता है। उसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, इसमें जाते ही, बांग्लादेश में जाते ही इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और ये ब्रह्मपुत्र आकर के मिल गई, तो इसका नाम क्या हो गया आगे, मेघना। ठीक है, इस तरीके से नाम चेंज हो रहे हैं इसके। ये गंगा, ठीक है, यहाँ से गंगा ही नाम है इसका, गंगा नदी का। ठीक है, इस तरीके से ये हुंगली होगी इसकी शाखा, ये याद रखना। अब देखो, हुंगली नदी के पश्चिम बंगाल में डेल्टा बनाती है, डेल्टा होगी। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के भी भारत और बांग्लादेश के अंदर संयुक्त रूप से जो निर्मित ये डेल्टा है ना, डेल्टा सारे के सारे, ये वाले डेल्टा, यहाँ पे ना इसी डेल्टा को क्या बोला जाता है, इस संयुक्त रूप से जो हुंगली नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है। और में बात करें तो हुंगली नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा, ठीक है, डेल्टा इस तरीके से बनाती है, बहुत सारी शाखाओं में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया है। ये डेल्टा क्या कहलाता है, ये दोनों डेल्टा क्या कहलाते हैं, सुंदरवन डेल्टा कहलाते हैं, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, इन दोनों डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है। और ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है,
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अब गंगा नदी के अंदर एक जानवर पाया जाता है, ठीक है, जिसकी आकृति इस तरीके से होती है। इसका नाम है डॉल्फिन, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन पाया जाता है गंगा नदी के अंदर। गंगा नदी में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो याद रखना डॉल्फिन, जो जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया, डॉल्फिन को डॉल्फिन पाया जाता है, जिसे किस नाम का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव। कब दिया गया दर्जा, तो याद रखना 5/10/2009, 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। ये इस तरीके से गंगा बहती है। तो आपने देखा भी, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद में उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, और फिर बाद में बांग्लादेश। इस तरीके से ये गंगा नदी हमारी बह रही है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हमने गंगा की जो दाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ और बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ कि गंगा की 2 प्रकार की नदियाँ हैं। गंगा की सहायक नदियाँ 2 प्रकार की हैं, सहायक नदियाँ। इसमें 2 हिस्से हो जाते हैं इसके। एक तो कौन सा, दाईं ओर से मिलने वाली, और एक है बाएं ओर से मिलने वाली। ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि दाएं ओर से कौन सी मिलती हैं, राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से कौन कौन सी मिलती हैं। तो दाएं ओर से मिलने वाली पहली है यमुना, और दूसरी नदी है हमारी पुनपुन, और तीसरी नदी है सोन। ये 3 नदियां तो मिलती हैं दाएं ओर से, और बाएं ओर से मिलती हैं 7 नदियां, टोटल मिला के 7 नदियां। सबसे पहली रामगंगा, रामगंगा, फिर बाद में गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, ये बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। सबसे पहले दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ यमुना, पुनपुन, सोन, याद रह जाएगा, यमुना, पुनपुन, सोन। और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी, महागंगा, याद रह जाएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती या राप्ती, राप्ती, ठीक है, और राप्ती है, ठीक है, नाम याद रखना, गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा। इस तरीके से ये याद कर लेने आपको, ठीक है, इसी तरीके से याद रखने ये सारी की सारी।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं रामगंगा के बारे में, रामगंगा के बारे में, रामगंगा के बारे में। ठीक है, रामगंगा कहाँ से कहाँ आती है, ये सारे के सारा हम पढ़ने जा रहे हैं। रामगंगा ये पढ़ने अपने, सबसे पहले थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को ज़रूरत है जगह की। अब एक नदी आती है रामगंगा, वो कहाँ से आ रही है, तो याद रखना यहाँ पे एक ग्लेशियर पाया जाता है। कहाँ, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के ग्लेशियर पाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। एक ग्लेशियर है, मान लो ये है। ठीक है, ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है नमिक ग्लेशियर, नमिक ग्लेशियर। ठीक है, वहाँ से ये नदी निकलती है, ये नदी निकलती है, नमिक ग्लेशियर से निकलती है ये नदी, नमिक ग्लेशियर से निकलती है। और ये इस तरीके से बहती हुई और ठीक है, इस तरीके से बहती हुई ये कनौज नामक स्थान पर, कनौज नामक स्थान पर ये अपने मुरादनगर यूपी वाला हो गया, बरेली हो गया, बंदाई हो गया, और इन सभी से होते हुए आती है ये रामगंगा नदी। ठीक है, और कनौज नामक स्थान पर ये यहाँ पे मिल जाती है गंगा के अंदर। ठीक है, ये याद रखना आप, कनौज नामक स्थान पर ये मिल जाती है। ये वाला कनौज है, मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ वाला ये स्थान कौन सा है, तो कनौज। ठीक है, थोड़ा सा ना इसको अपने आगे लेते हैं थोड़ी सी नदी को, ताकि और भी अपने इधर बनाएं तो चित्र बढ़िया साफ क्लियर सी बन जाए। ठीक है, इस तरीके से आके मिल गई। अब ये कहाँ मिलती है, तो याद रखना ये कौन सा स्थान है, तो कनौज नामक स्थान पर। और इस नदी का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, तो रामगंगा है। ये रामगंगा है। ठीक है, रामगंगा नदी है। ठीक है, रामगंगा नदी है। अब ये कहाँ से निकली, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है ये कहाँ से निकलती है, नमिक ग्लेशियर से निकलती है, नमिक ग्लेशियर से निकलती है, नमिक ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर, इसके पास में, इस नदी के किनारे एक एक जगह है जिसका नाम क्या है, तो नैनीताल, नैनीताल यहाँ है। और एक और यहाँ पे एक बना हुआ है, नेशनल पार्क बना हुआ है इसी के पास में, रामगंगा के पास में, उत्तराखंड के अंदर ही, जिसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट यहाँ बना हुआ है। इसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जो यूपी के 2-3 शहर हैं जो इसके किनारे हैं, इस रामगंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, मुरादनगर, ठीक है, मुरादनगर, बरेली, बंदायूं। ठीक है, मुरादनगर, बरेली, बंदायूं, याद रखना ये बंदायूं है, ये वाला बरेली है, और ये वाला मुरादनगर है, मुरादनगर, बरेली, बंदायूं। और ये कनौज नामक, कनौज कहाँ है, यूपी के अंदर है, यहाँ पर आकर के ये मिल जाती है। याद रखना ये चीज़ें, 5 चीज़ें मैंने बताई है।
आपको याद भी रह जाएंगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इनमें। अगर आप ढंग से सुन रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो नमिक ग्लेशियर से निकलती है, उसके बाद में नैनीताल एक स्थान है इसके पास ही है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और यूपी का कौन सा शहर है? मुरादनगर, बरेली, बदायूं। और कहाँ मिलती है ये जा कर के? कन्नौज के अंदर मिल जाती है, ठीक है। ये रामगंगा नदी, रामगंगा नदी जो हमने पढ़ा है अभी, रामगंगा नदी है, इस तरीके से ये बहती है, आपको याद रह जाएगा। अब थोड़ा सा मैं दोबारा से चर्चा कर रहा हूँ रामगंगा नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ होता है? तो उत्तराखंड राज्य के नमिक ग्लेशियर से होता है। यहाँ से ये उत्तराखंड के नैनीताल और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के गुजरती हैं, और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बरेली, ठीक है, मुरादनगर या मुरादाबाद लिख दो, बरेली, बदायूं नगरों से बहते हुए ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज स्थान पर जाकर गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। और जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ मैं इधर से, नेक्स्ट अपने संक्षिप्त में इधर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये क्या है? तो ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। किसका? इंडिया का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। इसके बाद में इसकी महत्वपूर्ण बात, प्रथम टाइगर रिजर्व पार्क भी है ये, प्रथम टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र, ठीक है। और 1935 से पहले इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, ठीक है। 1935 से पहले इसका नाम क्या था? तो याद रखना, हेली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। अब हमने पढ़ लिया रामगंगा नदी के बारे में। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे गोमती नदी के बारे में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी है एक, यहाँ पे बना हुआ है गोमठ ताल, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक गोमठ ताल है, गोमठ ताल, गोमठ ताल है, ठीक है। गोमठ ताल से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखना, ये गोमती नदी निकलती है, यहाँ से गोमठ ताल से निकलती है और इस गंगा में मिल जाती है, ठीक है। गोमठ ताल से कौन सी नदी निकलती है? तो गोमती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो गोमती नदी निकलती है, ठीक है। गोमती नदी, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमठ ताल से निकलती है, ये याद रह जाएगा। और कहाँ से निकलती है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर से ही निकलती है, ठीक है। अब गोमती नदी है, इसी के ऊपर ना एक 2 शहर है उत्तर प्रदेश के, इसी के निकट है, ठीक है, इसके निकट ही है। एक तो है लखनऊ, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ है। और एक जौनपुर है, जौनपुर, ठीक है। लखनऊ और जौनपुर 2 शहर हैं, ठीक है। किसकी नदी के ऊपर है? तो गोमती नदी के ऊपर है। अब गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तर प्रदेश के गोमठ ताल से होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और जौनपुर नगरों से बहने के बाद अब ये यहाँ पे एक नगर है जिसका नाम है, यहाँ पे एक नगर है जिसका नाम है अपने उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, गाजीपुर,
ये यहाँ पे इन पे गोमती नदी है वो बह रही है उत्तर लखनऊ और जौनपुर से बहती हुई ये गाज़ीपुर नामक स्थान पर जा कर के ये गंगा में मिल जाती है। बस इतनी याद रखनी है गोमती नदी के बारे में। गोमट ताल से उद्गम होता है। कहाँ है गोमट ताल? उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। और किन किन शहरों से गुजरती है ये? लखनऊ और जौनपुर से गुजरती है। और कहाँ इसका समाप्ति कहाँ होती है? तो किस शहर में होती है? तो गाज़ीपुर नामक स्थान पर हो जाती है। ये कहाँ किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, गाज़ीपुर के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद में आती है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा। घाघरा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलती है। ये वाला तिब्बत का पठारी क्षेत्र। ठीक है, तिब्बत का पठारी क्षेत्र है यहाँ, तिब्बत का पठारी क्षेत्र। ठीक है, तिब्बत का पठारी क्षेत्र है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, घाघरा नदी। अब तिब्बत का पठारी क्षेत्र आ गया। अब यहाँ से निकलती है ये, और यहाँ से, ठीक है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होते हुए नेपाल में बहती है। सबसे पहले नेपाल में आती है, नेपाल में हो गया। नेपाल में बहने के बाद ये जाती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जाती है। और उत्तर प्रदेश से होकर के, ठीक है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश से होकर के अब इसके बाद में जाती है बिहार के अंदर, बिहार के अंदर जाती है। उत्तर प्रदेश से होकर के ये कहाँ जाती है? बिहार के अंदर जाती है। बिहार के छपरा के अंदर जा कर के ये जो घाघरा नदी है वो किस में मिल जाती है? गंगा के अंदर मिल जाती है, छपरा के पास। ये अपनी हो गई घाघरा नदी। ठीक है, ये घाघरा नदी है, घाघरा नदी है। ठीक है, इसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जिसमें पहला है राप्ती। ठीक है, जो ये तिब्बत के पठार से निकलती है, ये है राप्ती नदी। ये राप्ती हो गई, और राप्ती हो गई एक सहायक नदी इसकी। और दूसरी है सरयू नदी, सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी। सरयू। ठीक है, ये कौन सी नदी है? तो याद रखना, ये जो मैंने चित्र बनाया हुआ है ये है घाघरा नदी, घाघरा। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो नदियाँ आकर के मिलती है। एक तो है राप्ती और इधर से आती है सरयू। अब ये जो सरयू नदी है, इसी के किनारे सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो आप लोग जानते हो, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में जो नगरी है वो इसी सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, अब राप्ती भी इसकी सहायक नदी है और एक सरयू नदी भी इसकी सहायक नदी है। किसकी? घाघरा की। याद रखना, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र से एक और नदी निकलती है राप्ती, वो इसी के अंदर आके मिलती है, यानी इसकी सहायक नदी है। अब ये घाघरा नदी है, उसके अपने दाईं ओर से आकर के मिलने वाली सरयू नदी है। सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या नगर है। अब ये कहाँ से कहाँ बहती है? तो ये नेपाल में बहती है सबसे पहले घाघरा, उसके बाद में नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए भी बिहार के छपरा स्थान पर ये कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये बिहार के छपरा नामक स्थान पर, ये याद रखना, यहाँ कहाँ मिलती है ये? तो बिहार के छपरा नामक स्थान पर, छपरा छपरा नामक स्थान पर ये मिल जाती है। किसके अंदर? गंगा नदी के अंदर मिल जाती है, घाघरा नदी, घाघरा। ठीक है, घाघरा। समझ पा रहे हो सारा सिस्टम नदियों का? ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद में हम बात करते हैं गंडक नदी के बारे में, गंडक नदी के बारे में।
गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। गंडक नदी है वो भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलती है, और वो क्या करती है, नेपाल में होते हुए बिहार के पटना में जाकर के पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो तिब्बत के पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से मान लो ये तिब्बत का पठारी है पूरा का पूरा, ये ऊपर वाला इलाका काफ़ी बड़ा है, सो तिब्बत के पठारी क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ से ही उद्गम होता है किसका? अपने तिब्बत के पठारी क्षेत्र से किसका उद्गम होता है? तो गंडक नदी का होता है उद्गम। ठीक है, गंडक नदी का उद्गम होता है, याद रखना इस चीज़ को। ये गंडक नदी आ गई है। ठीक है, गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बिहार के अपने तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है, नेपाल से होते हुए ये बिहार के किस जगह पर? पटना के नज़दीक आकर के, पटना, और इस नदी का नाम क्या है? गंडक। ठीक है, गंडक नदी है। अब ये कहाँ आकर के मिलती है? तो बिहार के पटना के पास ये गंगा में मिल जाती है, पटना के पास आकर। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? गंडक नदी। ठीक है, अब नेपाल देश के अंदर इस पे एक परियोजना का निर्माण किया गया है। यहाँ एक परियोजना का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गंडक परियोजना, और ये विवादित है किसके मध्य? इंडिया वर्सेस नेपाल और इंडिया के मध्य विवादित है ये। ठीक है, ये परियोजना जो गंडक परियोजना है, ठीक है, विवादित है। इस तरीके से याद रखना है अपने को। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात, गंडक नदी के किनारे बिहार राज्य के अंदर, बिहार राज्य है उसके अंदर ना इस गंडक नदी के किनारे, ठीक है, किनारे बिहार राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कौन सा पार्क स्थित है? तो याद रखना, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ हेतु प्रसिद्ध है, यानी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में बात आती है कोसी नदी की। कोसी नदी, ठीक है, गंडक परियोजना के बारे में थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये याद रह जाएगा आपको। और अब कोसी नदी का उद्गम कहाँ होता है? ये भी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है। तिब्बत का पठारी क्षेत्र ये, और ये भी तिब्बत का पठारी क्षेत्र हो गया अपना। ठीक है, इसी से होता है किसका नदी का उद्गम? तो कोसी नदी का उद्गम होता है। अब ये कोसी नदी है वो नेपाल से होते हुए ये अपने गंगा में मिल जाती है, लेकिन किस स्थान पर मिलती है? तो भागलपुर नामक स्थान के अंदर आकर के ये जो नदी है इसका नाम क्या है? तो कोसी नदी है। ये कहाँ आकर के मिल जाती है? तो बिहार के अंदर आके मिल जाती है, ये गंगा नदी के अंदर। और किस स्थान पर आकर मिलती है? तो भागलपुर, ठीक है, भागलपुर नामक स्थान पर आकर के ये मिल जाती है। और ये नदी कौन सी है? तो याद रखना, ये कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? कोसी नदी, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी ये। अब कोसी नदी आकर के यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पे ना एक परियोजना का निर्माण किया गया है कोसी नदी पर, जिसका नाम क्या है? नेपाल के अंदर जिसका नाम है कोसी परियोजना, कोसी परियोजना। ठीक है, कोसी परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये क्या है? भारत और नेपाल के मध्य विवादित है। तो गंडक परियोजना विवादित है और कोसी परियोजना भी विवादित है। ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य। अब ये कोसी नदी है ना, बिहार में अनेक बार बाढ़ लाने का कार्य करती है, बाढ़ लाने का कार्य करती है। ये वाली नदी बाढ़ लाने का काम करती है, यहाँ से बाढ़ लाने का काम करती है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है?
बिहार का शोक, बिहार का शोक। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, तो याद रखना बिहार का शोक नाम से जाना जाता है कोसी नदी को। बिहार का शोक कौन है, तो कोसी नदी है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। मार्ग परिवर्तन के लिए, यानी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं इसीलिए तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपने महानंदा के बारे में। महानंदा ये बाएं ओर से मिलने वाली है गंगा के अंदर। ये अंतिम नदी है, अंतिम नदी है। ठीक है, अंतिम सहायक नदी है गंगा की। इसका उद्गम कहाँ होता है, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर होता है, सिलीगुड़ी की पहाड़ियों से होता है, सिलीगुड़ी की पहाड़ियों से। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पहाड़ियाँ हैं इस तरीके से। ठीक है, इस पहाड़ियों का नाम क्या है, तो याद रखना सिलीगुड़ी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, ये सिलीगुड़ी की पहाड़ियाँ। अब सिलीगुड़ी पहाड़ियों से उद्गम होता है इस नदी का। ये पश्चिम बंगाल से बिहार होते हुए, ये पश्चिम बंगाल से कहाँ जाएगी, बिहार। ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल से ये जाएगी बिहार, इस तरीके से होते हुए, बिहार होते हुए। ठीक है, पश्चिम बंगाल स्व बिहार से होते हुए ये बांग्लादेश में जाकर के गंगा में मिल जाती है। ये बांग्लादेश में जाकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बिहार होते हुए ये पश्चिम बंगाल में जाकर के वापस पश्चिम बंगाल में गई और फिर बांग्लादेश में जाकर के गंगा में मिल जाती है, बांग्लादेश में जाकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये कौन सी नदी है, तो आपको याद रखना है महानंदा नदी। इसका नाम क्या है, तो याद रखना महानंदा। ठीक है, नदी, महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, सिलीगुड़ी पहाड़ियों से। और अब देखो यहाँ पर एक नगर है जिसका नाम क्या है, तो सिलीगुड़ी है। और किसका नगर है ये, पश्चिम बंगाल का नगर है। ठीक है, ये कहानी थी महानंदा की, महानंदा की। ठीक है, सिलीगुड़ी की पहाड़ियों से निकल करके कहाँ मिल जाती हैं, इसके अंदर मिल जाती है, बांग्लादेश के अंदर जाकर के ये मिल जाती है गंगा नदी के अंदर। ठीक है, अब ये हो गई हमारी साथ की साथ पूरी इसकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ पूरी की पूरी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदी, जिसमें यमुना होगी, सोन होगी, पुनपुन होगी, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब हम बात करने यमुना नदी की। यमुना नदी यहाँ पे एक हिमनद बना हुआ है, एक स्थान है जिसका नाम है यमुनोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री है, उसके निकट ही यहाँ पे एक पहाड़ी बनी हुई है जिसका नाम है बंदरपुच, बंदरपुच की पहाड़ी, बंदरपुच की पहाड़ी। यहाँ से ये नदी निकलती है यमुना, यमुना। यमुना नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल करके या बंदरपुच की पहाड़ी से निकल करके उसका उद्गम होता है, उत्तराखंड में बहती है। ठीक है, फिर हरियाणा की ओर चली जाती है, हरियाणा में यहाँ से बहते हुए, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया ये, छोटा कर लेते हैं इसको।
यहाँ से बहते हुए ये हरियाणा की ओर निकल जाती है। हरियाणा से होते हुए ये दिल्ली 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 के अंदर से गुजरती है ना। दिल्ली से होकर के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो गई। दिल्ली के बाद में ये चली जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। यहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहती हुई ये इस तरीके से इसमें बहती है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा जो रामगंगा नदी थी ना उसको थोड़ा सा इधर लिया है, क्योंकि ये इससे पहले मिल जाती है। यहाँ कन्नौज में ये मिलती है रामगंगा नदी, ठीक है। अब ये यमुना है, आपको पता हो गया। अब ये कौन सी नदी है, तो यमुना नदी है, ठीक है। यमुना है, ये क्या है, तो यमुना है, ठीक है। अब यमुना का जो उद्गम होता है वो कहाँ होता है, तो आपको पता चल गया। यमुना नदी का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, तो उत्तराखंड राज्य के अंदर यमुनोत्री के निकट एक बंदरपुछ की पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ बहती हैं, तो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के। अब उत्तर प्रदेश के ना कुछ नगर हैं जो इसके किनारे हैं, यमुना के किनारे। उसमें से पहला नगर मैं बात करता हूँ तो मथुरा, ठीक है। मथुरा, ठीक है। मथुरा हो गया, आगरा हो गया, इटावा हो गया, ठीक है। इटावा हो गया, और एक हमीरपुर हो गया, हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर, और एक हो गया फतेहपुर, ठीक है। फतेहपुर हो गया। और यहाँ पे है ना, जहाँ पे ये गंगा में मिल रही है कौन सी नदी, यमुना, ये कौन सा स्थान है, तो ये महत्वपूर्ण स्थान है, याद रखना है आपको। इसका नाम है प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद बोला जाता था, प्रयागराज, ठीक है। इलाहाबाद जिसको बोला जाता था, ये वाले शहर इसके स्थित है, ठीक है, किनारे स्थित है। अब आपको पता होगा शायद, यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है चंबल नदी, जो जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर से। ये मध्य प्रदेश है, MP है, यहाँ से निकलती है। जाना पाव की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इस तरीके से बहती हुई कोटा, इस तरीके से सवाई माधोपुर, इस तरीके से बहती हुई ये इस सीमा पर। और ये इटावा नामक स्थान पर, इस तरीके से बहते हुई ये इटावा नामक स्थान पर ये किस में मिल जाती है, तो यमुना नदी में मिल जाती है। इस पर 4 बांध भी बने हुए हैं ना, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर है ना, कोटा विराज, ये वाले 4 बांध भी हैं इसके इटावा के अंदर जाकर के ये यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है आपको। ये वाली नदी कौन सी नदी है, तो चंबल नदी है। वो किस में जाकर के मिलती है, यमुना के अंदर मिल जाती है। और किस स्थान पर मिलती है, तो इटावा नदी पर, ठीक है। ये याद रखना है आपको। ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। सबसे पहले बांध की बात करते हैं अपने इसके ऊपर। यहाँ है गांधी सागर बांध, एक बांध यहाँ पे, ये इसका नाम क्या है, गांधी सागर बांध,
ठीक है, गांधी सागर बांध हो गया। उसके बाद में जवाहर सागर यहाँ पे आता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर जो भैंसरोड़गढ़ वाला एरिया है, इतना एरिया है ना, चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है यहाँ पे, भैंसरोड़गढ़ के पास, यहाँ है जवाहर सागर। देखो ये वाला एरिया मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, ये यहाँ है, इस तरीके से बहती है ये चंबल नदी इस तरीके से बहती है जनापाव की पहाड़ी से। और यहाँ पे जो है गांधी सागर बांध हो गया, यहाँ पे है जवाहर सागर बांध, ये भैंसरोड़गढ़ के अंदर जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर बांध हो गया। उसके बाद में आता है बांध, नहीं ये जवाहर सागर नहीं, पहले आएगा राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, फिर आएगा जवाहर सागर बांध, ये कोटा के अंदर ये वाला बांध है। वो कौन सा बांध है, तो ये याद रखना, जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर बांध। और इसके बाद में आता है कोटा के अंदर ही कोटा बिराज बांध, ठीक है। ये जाकर के किस में मिल जाती है, लास्ट में चंबल जो नदी है वो जाकर के किस में मिल जाती है, वो मिल जाती है यमुना के अंदर, ठीक है। अब इसकी ना 3 और सहायक नदियाँ हैं यमुना की 3 और सहायक नदियाँ हैं। एक तो चंबल हो गई, चंबल जिसकी सहायक नदी होगी। अब 3 और है जिसका नाम है चंबल, पहला चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 सहायक नदियाँ हैं, याद रखना, नाम याद रह जाएगा आपको, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं, यमुना की सहायक नदियाँ, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब यहाँ ये चारों की चारों मैं तीनों की तीनों बच गई जो शो कर रहा हूँ, ठीक है, आपको याद रखनी है इस तरीके से। एक तो आपकी बात करता हूँ मैं सिंध नदी की। सिंध नदी है वो मालवा के पठार से निकलती है, मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार है, एमपी के अंदर है, ठीक है, मालवा यहाँ है, यहाँ मालवा का पठार मान सकते हो, ठीक है, पठार है मालवा का। इसी से निकलती है कौन सी नदी, तो अपने निकलती है सिंध नदी, और निकल करके ये भी कहाँ मिलती है, इटावा के अंदर मिल जाती है, इटावा के अंदर मिल जाती है, ठीक है, इटावा के अंदर जाकर के मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, तो याद रखना सिंध नदी है। ये मध्य प्रदेश के अंदर बहती हुई जाकर के किस में मिलती है, इटावा के अंदर जाकर के, इटावा के अंदर जाकर के ये मिल जाती है यमुना के अंदर, यमुना के अंदर मिल जाती है। बस इतनी महत्वपूर्ण बात थी इसकी, ठीक है, कुछ पतली कर लेते हैं इसको, हाँ बस इस तरीके से, ठीक है, ये मिल जाती है यहाँ। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है विंध्याचल की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। यहाँ से भी एक नदी निकलती है, एमपी के अंदर यही है, ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, यहाँ से भी एक नदी निकलती है और उसका नाम है बेतवा नदी है, बेतवा नदी। ये हमीरपुर के अंदर जाकर के मिल जाती है, किसके अंदर जाकर के, हमीरपुर में जाकर के किससे मिल जाती है, ये मिल जाती है यमुना के अंदर, हमीरपुर नामक स्थान पर, ठीक है, ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अब केन जो नदी है, केन नदी की बात करता हूँ मैं, केन, यहाँ पे एक और पहाड़ी है,
ठीक है। यहाँ पे एक और पहाड़ी है जिसकी नाम है कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ियाँ। वहाँ से, ये भी एमपी के अंदर है, यहाँ से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है केन, केन नदी। और ये उत्तर प्रदेश में जाकर के फतेहपुर के पास ये यमुना में मिल जाती है, ये याद रखना है आपको। इस नदी का नाम क्या है? तो केन नदी है। और ये वाली कौन सी है? तो बेतवा नदी है, बेतवा नदी है, बेतवा। ठीक है, ये वाली होगी अपनी सिंध। नाम लिख देते हैं इनका। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सिंध नदी, सिंध। और इस नदी का नाम क्या है? तो बेतवा। और ये क्या है? तो ये है केन नदी। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मालवा पठार से। कौन सी? सिंध नदी मालवा पठार से निकलती है। और ये चलो जो बेतवा है, बेतवा नदी है, ये कहाँ से निकलती है, किस पहाड़ी से निकलती है? तो विंध्यन की पहाड़ी से निकलती है, विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। और कैमूर की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? तो केन नदी, केन नदी। कैमूर पहाड़ी कहाँ है? तो एमपी के अंदर ही। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम है अपना। अब ये बेतवा है वो हमीरपुर में मिलती है, और मालवा का पठार से निकलती है वो सिंध नदी है, वो कहाँ मिलती है? तो इटावा के अंदर मिलती है। और कैमूर जो पहाड़ी से निकलती है केन नदी, वो है फतेहपुर के अंदर जा करके मिल जाती है। अब इन पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे बांध बने हुए थे वैसे ही अब यहाँ पे एमपी के अंदर ही यहाँ पे एक बांध बना हुआ है इस सिंध पर। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मनीखेड़ा बांध, मनीखेड़ा बांध। एमपी के अंदर ही बना हुआ है इसी नदी के ऊपर। ठीक है, मनीखेड़ा बांध। अब इसके बाद में माता टीला बांध बना हुआ है इसके ऊपर बना हुआ एक बांध जिसका नाम है माता टीला बांध, माता टीला बांध इसके ऊपर बना हुआ है। और केन नदी पर भी एक पार्क बना हुआ है जिसका नाम है, पार्क है पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। ये एमपी के अंदर बने हुए हैं ये तीनों, माता टीला बांध, मनीखेड़ा बांध और ये पन्ना नेशनल पार्क। इस तरीके से ये इसकी सहायक नदियाँ हैं यमुना, 4 सहायक नदियाँ। अब यमुना के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है उसी को वापस से दोहरान करेंगे अपने, ठीक है, दोहरान करेंगे उसी का। सबसे पहले बात हमने की थी क्या कि यमुना है वो गंगा की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी सहायक नदी है। लंबी सहायक नदी यही एक, ठीक है, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई हमने याद नहीं की, अभी तक लिखा नहीं है तो लिख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर। हालांकि ये ज़्यादा लंबी है चंबल यमुना से। यमुना की जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। ठीक है, 1376 किलोमीटर है। अब ये राज्य में कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री के निकट बंदरपुच की पहाड़ी से निकलती है। ये बंदरपुच की पहाड़ियों से निकलती है, बंदरपुच की पहाड़ी से निकलती है। इसका उद्गम होता है फिर उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में, और मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, फतेहपुर इन सब से बहते हुए ये इलाहाबाद या प्रयागराज स्थान पर जाकर के गंगा में मिल जाती है। गंगा की, यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन।
अब चंबल नदी के बारे में, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर विंध्याचल पर्वत की जानापाव पहाड़ियों से निकलती है, जानापाव पहाड़ियों से निकलती है, विंध्याचल पर्वत की जो जानापाव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। मध्य प्रदेश व राजस्थान में बहने के बाद ये इटावा नामक स्थान पर उदयपुर के अंदर है जो यमुना में मिल जाती है। ये हमने पढ़ लिया। इस पर 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध है वो MP के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, और 3 बांध बने हुए हैं राजस्थान के अंदर। राणा प्रताप सागर बांध है वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना, भैंसोड़गढ़ वाला क्षेत्र है उसमें अंदर। और जवाहर सागर कोटा के अंदर है, और कोटा बैराज भी कोटा के अंदर है। ठीक है, ये 4 बांध बने हुए हैं इसके ऊपर। सिंध नदी है, इसका उद्गम गाँव से होता है तो मालवा के पठार से होता है, मालवा के पठार से होता है। ठीक है, ये मालवा के पठार से होता है, मध्य प्रदेश में बहती हुई ये क्या है, इटावा में जाकर के यमुना में मिल जाती हैं। अब इसके ऊपर एक बांध का निर्माण किया गया है, उसका नाम है मनीखेड़ा बांध, मनीखेड़ा बांध। अब बेतवा नदी के बारे में बात करते हैं। तो बेतवा नदी के बारे में यही बात हमने की है पहले ही, और अब दोबारा से कर रहे हैं कि विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। ये विंध्य पहाड़ियों से निकल करके मध्य प्रदेश के अंदर से अब बहती हुई, मध्य प्रदेश के अंदर ही बहती हुई ये क्या है, हमीरपुर नामक स्थान पर जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। हमीरपुर कहाँ का स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान है, वहाँ पे जाकर के ये मिल जाती है यमुना के अंदर। अब इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है माता टीला बांध, माता टीला बांध। अब केन नदी के बारे में बात करते हैं। तो केन नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो कैमूर की पहाड़ियों से होता है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये फतेहपुर नामक स्थान पर जाकर के यमुना में मिल जाती है, फतेहपुर नामक स्थान पर जाकर के यमुना में मिल जाती है। अब यहाँ पे केन नदी के ऊपर क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर एक पार्क बना हुआ है, नेशनल पार्क बना हुआ है जिसका नाम है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए, बाघ के लिए। ठीक है, एक हमने पढ़ा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो रामगंगा नदी के किनारे था उत्तराखंड के अंदर, वो भी बाघ के लिए प्रसिद्ध था। अब भारत सरकार द्वारा ना मध्य प्रदेश की बेतवा और केन नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, बस ये महत्वपूर्ण बात थी। अब इसके बाद में सोन नदी के बारे में पढ़ते हैं, सोन नदी के बारे में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी है ना वो, ये मध्य प्रदेश है, ये MP है, ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। अब ये MP है और ये छत्तीसगढ़ है। अब इनकी सीमा पर ना, सुनना ध्यान से, यहाँ एक ना इस तरीके की पर्वत श्रृंखला है। यहाँ ये गुजरात है, गुजरात से ऐसे स्टार्ट होती है ये पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इस तरीके से पर्वत श्रृंखला चलती है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इस तरीके से है। अब यहाँ पर ना इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो फैली हुई है, इसी की मध्य प्रदेश और MP की सीमा के ऊपर एक ना पर्वत चोटी बनी हुई है। यहाँ पे पर्वत चोटी बनी, दोनों की सीमा पर आई है पर्वत चोटी। ठीक है, और किसका भाग है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है ये। इस पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो नाम याद रखना आप, इसका नाम है, पर्वत चोटी का नाम है अमरकंटक पर्वत चोटी, अमरकंटक पर्वत चोटी। ठीक है, ये अमरकंटक पर्वत चोटी है, अमरकंटक पर्वत चोटी है, अमरकंटक पर्वत चोटी। ठीक है, इसी से निकलती है 2 नदियाँ, एक तो इस तरफ से और एक इस तरफ से, एक इस तरीके से बहती हुई जाती है। इसका नाम है नर्मदा, नर्मदा नदी, ये नर्मदा है, नर्मदा। और एक इस तरफ से बहती है जिसका नाम है सोन, ये छत्तीसगढ़ हो गया,
यहाँ से निकल के छत्तीसगढ़ होगी, छत्तीसगढ़ में बहती है कुछ टाइम तक, है ना। छत्तीसगढ़ में बहते हुए फिर बाद में मध्य प्रदेश में भी चली जाती है, मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है। उसके बाद में मध्य प्रदेश से किस में बहती है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहती है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहती है ये सोन नदी, ठीक है, सोन। अब उत्तर प्रदेश में बहने के बाद ये चली जाती है झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर चली जाती है, ठीक है, झारखंड के अंदर चली जाती है। इसके बाद में झारखंड में चली जाती है, उसके बाद में ये बिहार में जाती है, बिहार का सोनपुर है, सोनपुर, ठीक है, बिहार का सोनपुर इलाका है, सोनपुर, लगभग यहाँ से पड़ता है ये सोनपुर बिहार का। झारखंड में बहने के बाद ये बिहार के सोनपुर के पास, ठीक है, सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। बस इतनी सी कहानी है इसके साथ, आपको याद रखनी है। ये सोन नदी है, कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पर्वत चोटी से निकलती है। और ये किस श्रृंखला की चोटी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की चोटी है, इतना याद रखना। इसके बाद में महत्वपूर्ण बात बताता हूँ मैं आपको, ये कौन सी नदी है, तो याद रखना सोन नदी है, सोन नदी, ठीक है। अब कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पर्वत चोटी से निकलती है। अब मध्य प्रदेश राज्य में इस पे एक परियोजना का निर्माण किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इस पे एक परियोजना का निर्माण किया गया है सोन नदी के ऊपर, जिसका नाम क्या है परियोजना का, बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना, बाणसागर, बाणसागर परियोजना, इसका निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर इस नदी के ऊपर, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, एक और महत्वपूर्ण बात, सोन की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी, रिहंद नदी, सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया थोड़ा सा, है ना, मिस्टेक हो गई। यहाँ पे बाणगंगा परियोजना मध्य प्रदेश के अंदर, बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, ये अपने उत्तर प्रदेश में लगा दिया परियोजना, ठीक है, बाण सागर परियोजना। अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक परियोजना, एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है अपने रिहंद नदी, रिहंद नदी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर से है, ठीक है, रिहंद नदी इसके अंदर मिलती है, इसकी सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, तो याद रखना रिहंद नदी, रिहंद नदी, ठीक है। इस पर एक परियोजना भी बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर यहाँ परियोजना है, इसका नाम है रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना, ठीक है, रिहंद परियोजना बनाई गई है। ये कहाँ है रिहंद परियोजना, तो याद रखना यूपी के कौन से ज़िले के अंदर है, तो ये सोनभद्र ज़िले के अंदर है। कहाँ है रिहंद परियोजना, तो यूपी के सोनभद्र ज़िले के अंदर, सोनभद्र में है, सोनभद्र के अंदर, ठीक है, सोनभद्र ज़िले के अंदर रिहंद परियोजना बनाई गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पुनपुन नदी के बारे में, पुनपुन नदी के बारे में, पुनपुन नदी। और देखो याद भी ये भी रखना है कि कौन कौन से स्टेट में बहती है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है। पुनपुन नदी के बारे में बात करते हैं, और ये कहाँ जाकर के मिलती है, ये भी ध्यान रखना, सोनपुर, ये वाला क्या है, तो ये वाला पॉइंट है, इसका नाम है सोनपुर, सोनपुर, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ,
ये वाला है सोनपुर, सोनपुर। ठीक है, ये हो गई हमारी सोन नदी पूरी की पूरी कंप्लीट। और इसके बाद में 2 नदियाँ और रह गई हैं, पुनपुन और दामोदर नदी, गंगा नदी तंत्र की। वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।